हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी और उसका चैप्टर फर्स्ट है विविधता की समझ। हमने इससे पहले हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री जो थी क्लास 6 की, वो एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसे ज़रूर विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास 6 का ये चैप्टर है ये। 1 सेकेंड, इसको ठीक है ब्रश को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अध्याय 1 है ये विविधता की समझ। इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे इसमें। इसे थोड़ा करते हैं बड़ा। ओके, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। मतलब ये इसमें दिखाया गया है जो चित्र बनाए हैं ना, ये क्लास 6 की उम्र के बच्चों ने चित्र बनाए हैं ये। ठीक है, ये बताया गया है बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप में, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया, मतलब ये बताया कि बॉक्स जो दिया गया है ना ये वाला, इसमें अपना बनाओ। अपने बारे में जानकारी दीजिए। ये तो कुछ अपने बारे में है। अब अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आप जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई पढ़ें कहानी, जो कहानी दी गई है नीचे वो पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के बारे में था। ठीक है, ये अब के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और इंग्लिश के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप तो लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? वो बच्चा बोला ये इस लड़की से। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, हिंदी में बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था। जबान पर ऐसा लगा मानो अंग्रेजी के सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो, यह पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा,
तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। और आपका नाम? यह यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब तो तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। इसमें ये कुछ दिया गया है इम्पोर्टेंट। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखो। जैसे कि समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो नहीं जाता था। समीर एक हिंदू था जबकि समीर दो मुस्लिम था। और समीर मतलब 3 कोई भी अंतर। समीर दो आर्थिक बैकग्राउंड, आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊंचा था और समीर दो की जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी वो कमजोर थी। इस तरह से 3 अंतर बताने हैं। ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना ही उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी है ऊपर की, ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थीं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग अलग थीं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए यहाँ ये बताया गया, सूची बनाई गई है। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। यानी कि ये डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है,
इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? यह सही है, कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते। इस पर चर्चा करें। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं ये हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए दिए जाते हैं एनसीईआरटी में छोटे चैप्टर, मतलब छोटे कॉलम में इस तरह के टॉपिक्स, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हो तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे जो है ना गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए, ये टाइप के क्वेश्चन है। सूची बनाइए कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया, मान लो जैसे इंडिया है ना, अब यहाँ ये उत्तर साइड में कौन से, यहाँ पे पूरा उत्तर पूर्व साइड में यहाँ पे यहाँ किस टाइप के व्यंजन खाए जाते हैं, दक्षिण में साउथ इंडियन फूड चलते हैं, उनकी सूची बनाइए। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिससे आप कुछ भी शब्द भी जानते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता कि हम ये पढ़ रहे थे, भारत में विविधता। ठीक है, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में का पालन करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ ऊपर चार्ट दिया गया है ना, ये शॉर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट, और ये दिया भारत के, ये मतलब थोड़ा सा ही चार्ट करके दिया गया है। क्या दिया है, ये इम्पोर्टेंट है ये कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। 2 और तरीके लिखिए, जैसे प्रार्थना या इबादत, भक्ति गीत गाना, है ना। तो प्रार्थना इबादत में भक्ति गीत गाते हैं, तो कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो कुछ लोग गुरुद्वारे या चर्च जाते हैं, इस तरह। और ये शादी करना, तो कुछ अदालत के रजिस्टर में दस्तखत, कुछ लोग निकाह होता है, किसी के फेरे होते हैं, मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे होते हैं 7 फेरों का शादी होती है मंडप में, और यहाँ निकाह, जैसे मुस्लिम में निकाह होता है। और जो कोर्ट के थ्रू अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, इस तरीके से ये दिए गए हैं। कपड़े पहनना, मणिपुर की औरतों का पहनना, है ना, जैसे कि कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, तो कुछ सलवार कुर्ती पहनते हैं या कुछ फ्रॉक।
और अभिवादन, कुछ लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। और झारखंड के जो आदिवासी एक दूसरे को जोहर कहते हैं। कुछ लोग नमस्ते कहते हैं। इंडिया में हेलो चलता है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम चलता है। चावल पकाना, जैसे मीट सब्जी डालकर बिरयानी पकाई जाती है, ऐसे ही कुछ लोग दाल चावल बनाते हैं, कुछ लोग पुलाव बनाते हैं मटर डालकर। तो अलग अलग सबके खान पान है। तो ये इस तरीके से विविधता के बारे में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, धर्मों के पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। मतलब हम जो करते हैं ना, खाना सब खाते हैं, जो सभी सभी जो पूरे इंडिया है, पूरे इंडिया के जो पूरा इंडिया है ना, जैसे ये इंडिया पूरा है ना, ये मतलब इस तरह से थोड़ा रफ वर्क बनाया। यहाँ पे सभी तरीके, मतलब खाना यहाँ के लोग भी खा रहे हैं, यहाँ भी मतलब उनके तरीके का। यहाँ के लोग दाल चावल खाएंगे अगर, तो यहाँ के सांभर खाएंगे या इडली उसी चावल की बनाकर। तो यहाँ के लोग जो चावल, यहाँ के कुछ लोग जैसे कि उत्तर भारत के बिरयानी खाना पसंद करेंगे, तो कुछ लोग चावल की ही कुछ ना कुछ डिशेज, मतलब खा चावल ही रहे, मगर सबके फॉर्म अलग हैं। यानी हम एक ही तरीके काम करते हैं, मतलब उनका रूप बदल जाता है। विविधता ये, हम विविधता को कैसे समझें, इसमें ये हमें बताओ कैसे समझे, ठीक है। तो करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़ और बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में, घोड़ों या ऊँटों पर बैठ जाते थे या फिर पैदल चलकर यात्राएं करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, यानी खेती के लिए और बसने के लिए, ज़मीन की तलाश में, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापारियों की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, यानी सूखे और अकाल के कारण। और उसके बाद है, उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, रहन सहन उनका थोड़ा चेंज हो जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, यानी कि अगर कोई कम्युनिटी है, अब वो यहाँ पे सूखा बाड़िया खाने की कोई प्रॉब्लम है, अब वो दूसरी जगह जा रही है, अब वो वहाँ की कुछ चीज़ें, कुछ तो अपने यहाँ की जो रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन या उनके काम धंधे ले जाते थे, और कुछ यहाँ अदर कम्युनिटी में वो रह रहे हैं ना, अब वो यहाँ पे जाके बस रहे हैं, तो यहाँ की कुछ नई चीज़ें वो अडॉप्ट कर लेते थे, है ना, ये कहना चाह रही है। और कुछ नई चीज़ों में वो पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीति, जो भाषा लैंग्वेज थी, उनका जो भोजन था, संगीत थे, उनके धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। मतलब उनकी कुछ भाषा है, मान लो कहीं डोगरी बोल जाएगी तो कहीं मैथिली, तो अम्मा डोगरी मैथिली दोनों बोल जाएगी। जब एक कम्युनिटी के लोग दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी में इंटरेक्ट करेंगे, या आपसी क्रिया करेंगे, या बातचीत या वार्तालाप, या कोई भी ऐसे ग्रुप बनाएंगे ना, तो फिर उनकी भाषा में चेंजिंग आएगी। वो लोग ये मान लो एक कम्युनिटी ये है और बी कम्युनिटी ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो एक कम्युनिटी ये है ना और बी कम्युनिटी के लोग ये हैं, तो ये कम्युनिटी वाले कुछ अपनी भाषा इधर ट्रांसलेट करेंगे, ये कुछ सीखेंगे, और बी कम्युनिटी वाले अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ सीखेंगे। इसी तरह भोजन ये लोग अपना, मान लो दाल चावल खाते हैं या बिरयानी खाते हैं, तो ये इनका टेस्ट करेंगे और इस तरह सीखेंगे कि इन्होंने कैसे बनाया। संगीत, ये अलग तरह के गीत गाते हैं। और धर्म, मान लो ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम रहते हैं यहाँ के लोग, तो ये आपस में एक दूसरे के धर्म के बारे में, भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि के बारे में नए और पुराने का मिश्रण सीखेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। उनकी जो संस्कृति है, नई जगह की संस्कृतियों से आदान प्रदान, उनकी संस्कृति और नई जगह की जो संस्कृति है समाज की, उसमें आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित, यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। जिसे आज हमारे इंडिया में गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे वो, और जो बाहर से आए थे, उनका जो मिलन हुआ और उनकी अलग संस्कृति बनी, तो उसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो गई। यानी कि हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी कास्ट के, सभी समुदाय के लोग आपस में मिलकर एक विविधता संपन्न राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, मिलकर।
ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसे भी विविधता यानी डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है उससे भी। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। जैसे कि न केवल वहाँ के समुद्र के पास जैसे कि वाला एरिया है ना, समुद्र के पास ये वाला, और ये जैसे कि यहाँ जो महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्रा है, फिर ये उड़ीसा है ये वाला। तो यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान आदतों में फ़र्क होता है। जैसे यहाँ के लोग चावल ज़रूर खाते हैं इधर, यहाँ चावल की खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है ना। और जो पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेटर के पास है ये एरिया, तो यहाँ पे जैसे इक्वेटर है वो विषुवतीय रेखा, तो उसके पास यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमेशा सूरज रहता है। तो यहाँ के लोग लुंगी कुर्ता इस टाइप के शर्ट इस टाइप कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट नहीं पहनते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उमस का माहौल रहता है। तो इसी वजह से यहाँ की क्या होगा, लोगों के कपड़ों में खान पान की आदतों में फ़र्क होगा। बल्कि और जैसे कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला राजस्थान वाला, तो यहाँ की औरतें पूरे कपड़े पहनेंगी, घूंघट डालेंगी, और लोग बाग जो बड़े बड़े वैसे कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से, और जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उसके हिसाब से वहाँ के कपड़े, और यहाँ के लोग तीखा भोजन करते हैं, और यहाँ के लोग सादा भोजन करते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले का यूज़ नहीं करते। तो इस तरह फ़र्क सब में होता है। बल्कि जिस तरह वे करेंगे, जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है ना। भौतिक वातावरण, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, शहरों के लोग भूल जाते हैं कि वो फिजिकल एनवायरनमेंट से किस तरह जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, क्योंकि शहरों के लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से परचेज कर लेते हैं सामान। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही डिपेंड रहते हैं ना, निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल, यानी कि एक तो एरिया ये वाला लद्दाख वाला, और एक एरिया ये वाला केरल वाला है ना, ये एरिया यहाँ के बारे में उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। एटलस में, जो एटलस का ये यहाँ वर्क दिया गया है थोड़ा सा, कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसे ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख केरल कहाँ पर स्थित है। दोनों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। ये थोड़े थोड़े वर्क होते हैं क्रिएटिविटी के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसे क्रिएटिविटी के तौर पे काम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लद्दाख का ये एग्जाम्पल है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, इसके बारे में लिया गया है। लद्दाख यानी कि उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और पूर्व जो दक्षिण में केरल। देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं इसमें ये। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और लंबे इलाका नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। कहाँ? लद्दाख में। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। जो लद्दाख में पश्मीना शॉल भेड़ पालते हैं ना, तो वहाँ से क्या मिलता है? ऊन मिलता है उन्हें। इसलिए लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, ये खास तरह का चेहना होता है ये, और मांस खाते हैं, यानी कि मिल्क चीज़ और मिल्क से बने पदार्थ, और मांस खाते हैं यानी मीट खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। ये लद्दाख के डाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या वहाँ खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या वहाँ काम होता है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते में ही
लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। जो लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले, है ना। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा। तिब्बत का ये ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। और उसके बाद है, जैसे अब केरल का उदाहरण देखते हैं कि केरल में कैसी कैसी डाइवर्सिटी है, क्या क्या वहाँ खान पान और पहनावा और काम व्यापार या जो भी उद्योग धंधे हैं वो क्या है। अब केरल का देखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में, यानी कि इस एरिया में दक्षिण और पश्चिम साइड लग गई या दक्षिण, यहाँ कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है यह, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर, यानी कि केरल एक तरफ समुद्र से और एक तरफ पहाड़ियों पर घिरा हुआ, जैसे ये केरल है। अब यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ से समुद्र से यहाँ पहाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले आए थे। इब्न बतूता कितने 700 साल पहले अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ पे? केरल में बड़ी इज्जत थी। ये इनका त्योहार है जो मनाते हैं ये केरल के लोग। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे ना यहाँ पे यहाँ पे आए थे केरल से, मतलब वो तो गुजरात से आए थे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता, यानी यूरोप था उससे भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता जान लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। किसके लिए? राइस के लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। और ये एक तरीके का इनका नृत्य है, केरल में होता है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का ये विशेष आकर्षण है। नाव प्रतियोगिता होती है इसमें। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब के आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया या खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं।
जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, इसका क्या फ़र्क पड़ा है देखते हैं। यानी हमारे देश में जितनी विविधताएं हैं उतनी एकता के सूत्र में भी बंधा हुआ है। यहाँ सब लोग मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ गया, सॉरी, कहाँ चला गया। सॉरी अभी बस, हाँ यहाँ। तो विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोगों ने मिलकर भाग लिया। जो अलग अलग परिवेश के लोग थे उन्होंने वो शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह क्योंकि उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, वो अलग तरीके से रहन सहन है, खान पान है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो उनमें विविधता के आधार पर फूट डाल सकते हैं। इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी सब एक थे। तो ये जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड में लिखी गई है, ये जनरल डायर के द्वारा ये गीत है। जनरल डायर ने जब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये गीत अमृतसर में, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर ने करवाया था, तो उसके ऊपर ये कविता बनाई गई है, ये गाई गई थी, है ना। इस गान को गाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। किसको? इसे, ये कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे, राष्ट्रीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ये जो गीत जो अभी हमने भी पढ़ा था, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनसे बहुत से लोगों की जानें गईं और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है।
राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। जनगण मन अधिनायक जो पूरे से पूरे भारत को कवर करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न सब दिए गए हैं और ये पूरे के पूरे ये देख लीजिए। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, सब कंप्लीट हो चुका है ये। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? अगर चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं फ्री, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारा मटेरियल लेकर आएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।